हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्रैक स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं परमाणु या कहीं कि एटम के बारे में। ये परमाणु क्या होता है? तो परमाणु जो है ये पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। तो हमारे पास जो पदार्थ होता है या कहीं की द्रव्य जो होता है उसका सबसे छोटा जो कण होता है उसको हम परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु करता क्या है? तो ये जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेता है। तो किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम कहते हैं परमाणु। और डाल्टन परमाणु सिद्धांत जो 1803 में दिया गया था, डाल्टन परमाणु सिद्धांत 1803 में दिया गया था, उसमें यह बताया गया था कि परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई परमाणु के बारे में। अगर मैं थोड़े से इसको और आगे देखें, अगर हम समझें, तो परमाणु को सबसे पहले महर्षि कणाद ने 600 BC के आसपास ही बता दिया था कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसको हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। इतना छोटा कण भी पदार्थ का होता है जिसको उन्होंने परमाणु कहा था। और डाल्टन ने इसी सिद्धांत को रिपीट करते हुए ये सारी बातें बताई कि परमाणु क्या होता है? द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसके अलावा ये परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये सारी बातें कब बताई गई? डाल्टन परमाणु सिद्धांत में बताई गई। इसके अलावा अब क्वेश्चन आता है कि परमाणु सबसे छोटा कण है पदार्थ का, तो पदार्थ का सबसे छोटा जो सूक्ष्म कण है वो सूक्ष्म कण भी कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, परमाणु कई प्रकार के सूक्ष्म कणों से बनकर बना होता है। अब वो सूक्ष्म कण क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य होते हैं। तो अगर मैं परमाणु की बात करूं तो मेरा जो परमाणु है वो पहले ही सूक्ष्मतम कण है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। इसके अलावा ये परमाणु भी कई प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे हैं? मुख्य हैं। ये जो कण हैं इनको मौलिक कण कहा जाता है। किनको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम मौलिक कण के या फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया इतना? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो परमाणु दिखता कैसा होगा। तो देखिए भैया, हमारा जो परमाणु होता है वो एक स्फेरिकल साइज का है, ऐसा गोलाकार है। इसके अलावा इसी परमाणु के अंदर एक केंद्रक भी होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं। तो परमाणु जो होता है वो ऐसा आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है? एटम है। कौन है हमारा? एटम। और इस एटम के अंदर आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये कौन है हमारा? ये हमारा जो है ये नाभिक है। कौन है हमारा? नाभिक है। तो नाभिक के अंदर कौन होता है? तो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो मैं आपको आगे आगे चलकर अभी बताऊंगा। अभी आप इतना याद रखना कि हमारा जो परमाणु होता है वो एकदम सर्कल में सा गोलाकार होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और छोटा सा सर्कल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नाभिक। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि हमारे जो मौलिक कण है, जिसको हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारे थे मौलिक कण जिनको हमने फंडामेंटल पार्टिकल भी बोला है। तो इनको समझते एक एक करके। तो पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जब जे थॉमसन ने की तो उन्होंने देखा कि जो पार्टिकल है, जो सबसे छोटा कण है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, तो उन्होंने ये कहा कि परमाणु के अंदर जो छोटा या मूल कण है वो ऋण आवेशित कण है। कैसा है? ऋण आवेशित कण। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु के अंदर जो सबसे छोटा कण है वो हमारा ऋण आवेशित है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर एक माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने ये बताया
कि परमाणु के अंदर एक ऋण आवेशित मूल कण होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, तो उन्होंने कहा कि ये जो होता है ये हमारे नाभिक के चारों तरफ घूमता है। ये लिखा हुआ है, नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, घूमने का काम करता है। कैसे घूमता है, जैसे मान लो मेरा परमाणु है और इस परमाणु के अंदर हमारा नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ हमारा कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंटिन्यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहेगा, ऐसा घूमते रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका जो द्रव्यमान है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻13 किलोग्राम, या कहे कि 0.00554 यू मतलब यूनिट होता है। तो इस तरह से क्या होता है, इसका द्रव्यमान होता है। अगर हम इसके द्रव्यमान को थोड़ा सा फोकस करें तो हमें देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग शून्य माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा माना जाता है, लगभग शून्य माना जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, ऋण आवेश है। अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, ऋण आवेश रहता है। अर्थात इसके आवेश की वैल्यू कितनी है मालूम है आपको, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, 1.6 माइनस में है ना वो भी, इंटू 10⁻19 कूलाम। और ये कैसे पता चला, तो मिलिकन नाम का वैज्ञानिक था जिसने एक एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन पे जो माइनस चार्ज होता है उसका ऋण आवेश जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इतना समझ में आया। आगे चलते हैं कि नाभिक जो होता है उसकी खोज भी किसी ने की होगी। तो नाभिक की जो खोज थी वो रदरफोर्ड ने की। किसने की, रदरफोर्ड ने की। और रदरफोर्ड ने ये कहा कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं तो इन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, न्यूक्लियन। जो परमाणु है उस परमाणु में कौन मिलेगा, ये परमाणु है मेरा, इस परमाणु में मुझे मिलेगा नाभिक, और उस नाभिक में कौन होंगे, तो उस नाभिक में होंगे न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इस नाभिक में उपस्थित होंगे तो इसको क्या कहेंगे, सेंटर वाले पॉइंट को, तो उस सेंटर वाले पॉइंट को हम कहेंगे न्यूक्लियन। क्या कहेंगे, न्यूक्लियन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, न्यूक्लियन कहेंगे। नाभिक के चारों तरफ कौन होते हैं, तो नाभिक के चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूमते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज की वैल्यू कितनी थी, तो हमने कहा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। किसने बताया, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग से ये सिद्ध हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारे पास पार्टिकल आता है प्रोटॉन। किसके बारे में देखते हैं हम, प्रोटॉन। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है वैसे ही प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। लेकिन प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, धन आवेशित चार्ज है, तो हमने लिखा यह धन आवेशित चार्ज होते हैं, यह धन आवेशित होते हैं। अब अगर धन आवेशित है तो इसका आवेश कितना हो जाएगा, प्लस में 1.6। इलेक्ट्रॉन होता तो माइनस आ जाता, इलेक्ट्रॉन अगर होता तो क्या आ जाता, माइनस। लेकिन यहाँ पर कौन है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे कौन सा होता है, तो प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, या कहीं इसका द्रव्यमान इतना होता है। कितना, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, या तो फिर 1.00734 यूनिट। ये क्या है, ये प्रोटॉन का आवेश की वैल्यू और उसके द्रव्यमान की गणितीय वैल्यू या मान। अब ये जो प्रोटॉन है कहाँ पर होते हैं, तो ये नाभिक में उपस्थित होते हैं। अभी मैंने बताया था इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना होता है। मतलब समझ रहे हो आप कि एक तो प्रोटॉन आपका कहाँ पर होगा, तो हमारा जो प्रोटॉन है भाई साहब, ये मान लो मेरा क्या है, एटम है। तो ये रहा एटम, और इस एटम के अंदर मुझे क्या मिलेगा, नाभिक। ये रहा नाभिक मेरा। तो अब जो प्रोटॉन है वो कहाँ मिलेंगे, मुझे इसके अंदर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, तो ये जो होते हैं ये नाभिक में उपस्थित होते हैं। ये लिखा नाभिक में उपस्थित होते हैं। इसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 1836 गुना होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो तो लगभग शून्य था, लेकिन प्रोटॉन का उससे कितना गुना होता है, 1836 गुना होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अब आप देखेंगे हमारे पास एक और पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। मतलब आपका जो प्रोटॉन है वो कैसा है, P+1, ठीक है, और किसके बराबर माना, हाइड्रोजन के ऊपर। ऐसा क्यों कि भैया इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर कैसा हो गया, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन परमाणु के। तो इसका कारण ये है कि प्रोटॉन जो होता है उसके पास एक प्लस चार्ज होता है। उसी तरह से अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे तो इसके पास भी एक ही प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन पर एक ही प्लस चार्ज होगा। तो प्रोटॉन जो सिंपल है अपना वो प्रोटॉन, और हाइड्रोजन के पास जो प्रोटॉन है वो भी एक ही प्रोटॉन है। तो इन पे जो इकाई धन आवेश होता है वो लगभग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर माना जाता है और इस पर इकाई धन आवेश होता है। दोनों के पास एक ही प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन की वैल्यू भी कितनी, उतनी है। इसका मतलब आपका प्रोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर उसका भी द्रव्यमान होता है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन जो है, केवल हाइड्रोजन एक ही ऐसा स्थायी नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कितने तत्व होते हैं तो मेरे पास 118 तत्व हैं। कितने हैं, पूरे आवर्त तालिका में 118 तत्व हैं, जिनमें से केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा हमारे पास तत्व है जिसमें केवल एक स्थायी नाभिक होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अब आप समझना इस बात को कि मान लेता हूँ मेरे पास एक प्रोटॉन मतलब एक एटम है, ये मान लो मेरा एटम है, ठीक है। अब इस एटम की अगर मैं बात करूँ तो इस एटम के अंदर मुझे क्या मिलेगा, इस एटम के अंदर मुझे मिलेगा नाभिक, ये रहा नाभिक। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, तो बाहर होते हो तो इलेक्ट्रॉन ये रहे बाहर। लेकिन हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन के पास क्या होगा, हाइड्रोजन एक ऐसा हमारे पास तत्व है जिसमें एक ऐसा स्थायी नाभिक है। ये जो नाभिक है ना स्थायी होगा, क्यों, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। आप समझना कि हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1। इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और उस पर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी एक है और प्रोटॉन भी एक है। इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, इसकी वजह से इसको बोला जाता है कि हाइड्रोजन जो होता है ऐसा स्थायी नाभिक होता है। हाइड्रोजन के पास ऐसा स्थायी नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अब एक और बात कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से विद्युत चुंबकीय बलों द्वारा बंधे रहते हैं। अब ऐसा क्या कारण है भैया कि हमारे पास जो परमाणु है, ये मान लो परमाणु है, और इस परमाणु में जो नाभिक है, ये रहा नाभिक, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ क्यों घूमते रहते हैं, ऐसा क्या कारण है, ऐसे घूमते क्यों रहते हैं इस नाभिक के चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या होता है मालूम है, विद्युत चुंबकीय बल होता है, जिसके द्वारा एक दूसरे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता रहता है। हमारा जो नाभिक है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, घूमते रहता है ऐसा कंटिन्यू, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है, जिसके द्वारा एक दूसरे को वो बांधे रखता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते रहता है। थर्ड नंबर का पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि मुझे मेरे पास जो भी तत्व है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान हो जाए, ऐसा कोई तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, तो वो परमाणु उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है, उदासीन। कब कहलाएगा उदासीन, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, मान लो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है उतने उसके पास क्या आ जाए, प्रोटॉन। समझने के लिए मान लेते हैं कि किसी तत्व के पास, किसी परमाणु के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो गई, 5। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है और अगर प्रोटॉन की संख्या भी 5 है तो बराबर हो गए, तो वो परमाणु उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। कंसेप्ट को उल्टा करते हैं, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंपेयर करो तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाए, कम हो जाए, और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाए, ज़्यादा। उस केस में हमारा जो परमाणु होता है वो धन आवेशित हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। अगर मान लेते कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हमारा परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर प्रोटॉन की संख्या के बराबर हुआ तो उदासीन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम हो गई तो धन आवेशित होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो गई तो कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। अर्थात परमाणु आयन में परिवर्तित होता रहता है। किस में परिवर्तित होता रहता है, परमाणु अपने आयन में परिवर्तित होते रहता है। इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर देता है, परमाणु
कोई भी परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि मान लेते परमाणु है, इसी परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, ये नाभिक के चारों तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, किसी को भी दे सकता है, वो किसी से भी ले सकता है, जिसकी वजह से ये परमाणु आयन में परिवर्तित हो जाता है। मतलब देता है तो प्लस चार्ज आ जाता है और लेता है तो माइनस चार्ज आ जाता है। और किसको देता है और लेता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी हो जाते हैं, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर भी हो सकते हैं, प्रोटॉनों से ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रोटॉनों से कम भी हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होंगे तो उदासीन बन जाएगा परमाणु। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है प्रोटॉन से तो परमाणु धनावेशित बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा है तो हमारा परमाणु क्या बन जाएगा, ऋण आवेशित बन जाता है। और ऐसा होने पर परमाणु क्या कहलाता है, परमाणु आयन में परिवर्तित हो जाता है। काय में परिवर्तित हो जाता है? वो आयन में परिवर्तित हो जाता है। ये लिखा हुआ है, काय में परिवर्तित होता है, आयन में परिवर्तित होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब एक और बात कि लुईस डी ब्रॉगली नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसके अनुसार सभी कण तरंग के समान व्यवहार करते हैं। तरंग कैसे, वेव जो होती है ना, ऐसी वेव ऐसी चलती है ना। तो जो लाइट आ रही है ना, वो एक तरह से वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। तो वो जो लाइट है ना, वो जब ट्रेवल कर रही है, मतलब सन से हमारे तक अगर आ रही है, तो वो लाइट के अंदर बहुत ही सूक्ष्मतम कण होते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि लुईस डी ब्रॉगली के अनुसार सभी कण तरंग के समान व्यवहार करता है। तरंग क्या होती है, तो वेव को कहा जाता है। ये जो मैंने बनाई ना, ये वेव है, इसको बोला जाता तरंग। और कण क्या होते हैं, जिनसे मिलकर तरंग बनी हुई है। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या सूक्ष्मतम कण है जो हमारे परमाणु के मूल कणों के अंतर्गत आते हैं। अब ये तो हो गए 2 पॉइंट, एक तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमने देखा प्रोटॉन। अब तीसरा जो मूलभूत कण है या कहीं की फंडामेंटल पार्टिकल है, उसका नाम है न्यूट्रॉन। क्या नाम है उसका? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। इसका आवेश शून्य होता है, मतलब न्यूट्रॉन जो होता है उसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने। इसके ऊपर न तो प्लस चार्ज होता है न तो माइनस, मतलब इसके ऊपर कोई भी धनावेश या ऋणावेश नहीं होता है। तो हम बोलते हैं इसका आवेश कैसा होता है? शून्य होता है। तथा द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान लिखा हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये किसका है हमारा? तो हमारा ये जो है ये न्यूट्रॉन के लिए, किसके लिए है? न्यूट्रॉन के लिए। किलोग्राम या कहें कि 1.00872 यूनिट या इकाई। ये नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। किसके अंदर उपस्थित होते हैं? नाभिक के अंदर। और ऐसे कणों को हम क्या बोलते हैं? इसका प्रतिकण एंटी न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? एंटी न्यूट्रॉन होता है। समझने के लिए मान लेते हैं मेरे पास एक न्यूट्रॉन है, उसको कहाँ पर होगा? तो ये मेरा क्या है? एटम है। और इसी एटम में आपको क्या देखने को मिलेगा? नाभिक। ये मेरा नाभिक। अब आप ये जो नाभिक बना रहे हो ना, इसी नाभिक के अंदर आपको क्या मिलेगा मालूम है? प्रोटॉन संख्या देखने को मिलेगी और न्यूट्रॉन की संख्या देखने को मिलेगी। तो जो मेरा न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं? तो नाभिक के अंदर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? नाभिक के अंदर। और प्रोटॉन भी कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इस नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं उसके चारों तरफ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में विद्युत चुंबकीय बल होता है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते रहता है, जो मैंने अभी आपको आगे बताया था। ठीक है, चलिए। तो प्रोटॉन के बाद हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, थर्ड कौन सा था? न्यूट्रॉन। चैडविक ने इसका आविष्कार किया। इस पर आवेश शून्य होता है, इसका द्रव्यमान, और ये नाभिक में स्थित होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई भी आवेश नहीं रहता है। अगर मैं प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करूं तो वो लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, ये जो मेरा प्रोटॉन है और मेरा जो न्यूट्रॉन है, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर है। फिर भी आप देखोगे तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज है क्या? न तो धन आवेश है न तो ऋण आवेश, मतलब इसका आवेश शून्य होता है। ठीक है, इतना हुआ।